हेलो एवरीवन, मेडिक्विक ऑनलाइन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो हम अपनी मेटाबॉलिज्म की लेक्चर सीरीज़ को अब आगे बढ़ाते हुए हम आज बात करते हैं क्रेब्स साइकिल के बारे में। अभी तक हम पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं ग्लाइकोलिसिस को और फेट ऑफ पायरुविक एसिड को। ग्लाइकोलिसिस में हमने देखा था कि कैसे ग्लूकोज का एक जो मॉलिक्यूल है वो दो मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में कैसे कन्वर्ट हो रहा है। उसके बाद हमने उसका फेट देखा था पायरुविक एसिड का कि उसके पास आगे क्या क्या पाथवे होते हैं। तो हमने एनारोबिक कंडीशन के जो पाथवे थे, फर्मेंटेशन दैट इज़ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, हमने उन दोनों को देख लिया था। अब हम एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बात करेंगे जिसको कि हम क्रेब्स साइकिल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इस क्रेब्स साइकिल को दो अलग अलग नामों से और जाना जाता है। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल मतलब कि TCA साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम इनके जनरल फीचर को देखते हैं। तो इसका सबसे जो मेन फीचर है वो ये है कि कोई भी बॉडी है उसमें ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मेटाबॉलिक पाथवे होता है एनर्जी सप्लाई के लिए। ठीक है, किसी भी बॉडी में अगर एनर्जी सप्लाई चाहिए तो सबसे मेन पाथवे है ये क्रेब्स साइकिल। ठीक है, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जितनी इसमें एनर्जी बन रही है वो टोटल एनर्जी का 65 to 70% होती है। ठीक है, टोटल बॉडी में मान लो कितनी भी ATP अगर बन रही है उसका 65 to 70% केवल क्रेब्स साइकिल में बनती है। इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक पाथवे होता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको सेंट्रल पाथवे भी बोला जाता है। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये एक कॉमन पाथवे होता है कार्बोहाइड्रेट, फैट और अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म में। इसका मतलब क्या है कि अभी हम देखो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्रेब्स साइकिल पढ़ रहे हैं। जब हम फैट का मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे और अमाइनो एसिड दैट इज़ प्रोटीन उसका मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे तो उसमें भी हम क्रेब्स साइकिल को पढ़ेंगे। तीनों प्रकार के मेटाबॉलिज्म में क्रेब्स साइकिल कॉमन है। ये पाथवे तो आना ही आना है, तो ये सेंट्रल पाथवे है, कॉमन पाथवे है। ठीक है, अब जरा इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे जरा एक नज़र डालते हैं। तो ये सबसे पहले हैंस एडोल्फ क्रेब नाम के साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था 1937 में। ठीक है, और उसके बाद उनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1953 में। ठीक है, उनकी इस डिस्कवरी के लिए। अब इसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन के बारे में बात करें तो ये क्या होता है? इट इज़ कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड इनटू 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। अब देखो हमने क्या देखा था पिछले लेक्चर में कि जो पायरुविक एसिड होता है ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, अब यहाँ पहले ही लिखा हुआ कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, मतलब कि 3 कार्बन के मॉलिक्यूल ये पूरा डिसोसिएट हो जाएगा। अब एक CO2 एक कार्बन को लेके निकल रहा है। ठीक है, ये एक कार्बन लेके निकल गया, तो इस पायरुविक एसिड को कम्प्लीटली तोड़ने के लिए 3 मॉलिक्यूल चाहिए होंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें 3 कार्बन होते हैं। ठीक, ये तो इसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन की बात हुई। अब इसकी लोकेशन, तो ये मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसकी लोकेशन ग्लाइकोलिसिस कहाँ हो रही थी? साइटोप्लाज्म में। ठीक है, साइटोप्लाज्म को ही साइटोसोल, कुछ बुक साइटोसोल भी लिखती हैं तो कंफ्यूज मत होना, साइटोसोल और साइटोप्लाज्म एक ही बात है। ठीक, अब ये क्रेब्स साइकिल, अब देखो ये वहाँ क्या बन गया था अपने पास? ग्लाइकोलिसिस में पायरुविक एसिड बन गया था। अब ये पायरुविक एसिड देखो ये अंदर आ चुका है मैट्रिक्स में। अब ये है माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर है अपने पास। माइटोकॉन्ड्रिया, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं अभी समझ में आ जाएगा आपको। पावर हाउस मतलब कि सबसे ज़्यादा ATP का जनरेशन इसी के अंदर हो रहा है। ठीक है, अब ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। देखो एक तो ये बाहर की मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन है, और ये इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, और इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये होती है मैट्रिक्स। ठीक, अब ये पायरुवेट क्या हुआ? देखो पायरुवेट ट्रांसपोर्ट होके इसके अंदर आ चुका है। ठीक, अब सबसे पहले क्या होगा? ये पायरुवेट होता है, ये एसिटाइल को एंजाइम ए में चेंज होता है। रिएक्शन अभी हम अगली स्लाइड में देखेंगे कैसे ये रिएक्शन अकर होती है। ठीक है, अब देखो एक ये एरो बता रहा है, इससे पहले पॉइंट में हमने देखा था ना कॉमन पाथवे। अब देखो ये फैट का मेटाबॉलिज्म हो रहा है, फैटी एसिड साइटोप्लाज्म से अंदर आया मैट्रिक्स में, और वो भी देखो एसिटाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट हुआ, और वो देखो ये आगे जाके ये सिट्रिक एसिड साइकिल में पार्ट ले रहा है। ठीक है, तो ये अब समझ में आ गया आपको कि कैसे कॉमन पाथवे, सेंट्रल पाथवे है। ठीक है, तो अब लोकेशन इसकी याद रखी आपने। मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, पायरुविक एसिड बना था साइटोप्लाज्म में, वो ट्रांसपोर्ट हो गया है मैट्रिक्स में आके वो कन्वर्ट होगा एसिटाइल को एंजाइम में, और ठीक है, और वो आगे जाके सिट्रिक एसिड साइकिल को रन करेगा। ठीक, अब देखते हैं, ये है पहली रिएक्शन। ठीक, इसमें क्या हुआ है? पायरुविक एसिड है, अब देखो
पायरुविक एसिड है, सबसे पहले ये डीकार्बोक्सिलेशन होता है इसका, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि पायरुविक एसिड का एसिटाइल कोएंजाइमी में कन्वर्जन किस प्रकार की रिएक्शन होती है, तो ये डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है। कैसे होती है अभी समझते हैं। अब देखो, पायरुविक एसिड में 3 कार्बन है, कई बार अपन बात कर चुके हैं। एसिटाइल कोएंजाइमी में साफ साफ दिख रहा है 1 कार्बन और 2 कार्बन, ये 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये 3 कार्बन है, ये 2 कार्बन है, कहीं ना कहीं से 1 कार्बन का कोई मॉलिक्यूल तो बाहर निकला होगा, इसीलिए तो रिएक्टेंट में 3 कार्बन है और प्रोडक्ट में 2 कार्बन है। तो वो 1 कार्बन का मॉलिक्यूल क्या होता है, CO2, ठीक है। और कोई भी रिएक्शन जिसमें CO2 बाहर निकलती है उस रिएक्शन को बोलते हैं हम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ठीक है। तो अब समझ में आया पायरुविक एसिड का कन्वर्जन एसिटाइल कोएंजाइमी में क्यों एक डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होता है, क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइमी एक 2 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है और पायरुविक एसिड 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। तो उसमें से 1 कार्बन का कोई सा मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा जो कि CO2 होती है, और CO2 का बाहर निकलना ही डीकार्बोक्सिलेशन है, ठीक है। अब ये रिएक्शन किस एंजाइम की प्रेजेंस में होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज नाम का एंजाइम होता है, इसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, ठीक है, और इसके आने वाले एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस भी हैं, ठीक। और इसमें एक NADH का फॉर्मेशन भी होता है, ये याद रखना। जब अपन अभी आगे जाके एनर्जी की कैलकुलेशन करेंगे तो वहाँ इसको हम काउंट करेंगे। तो ये मैं इस पर 1 नंबर डाल देता हूँ, काउंटिंग कर देता हूँ कि ये एक NADH हमारे पास यहाँ बन चुका है, ठीक है। पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइमी का फॉर्मेशन हो चुका है। अब ये एसिटाइल कोएंजाइमी आगे जाके सिट्रिक एसिड साइकिल को या TCA साइकिल को या क्रेब्स साइकिल को आगे रन करेगा, ठीक। तो अपने पास अब ये साइकिल कंप्लीट है, ठीक है। अब एसिटाइल कोएंजाइम A ये था 2 कार्बन का मॉलिक्यूल, अभी हमने देखा, ठीक है। अब ये 2 कार्बन और ये जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है ये होता है 4 कार्बन का मॉलिक्यूल, ठीक है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है एसिटाइल कोएंजाइम A और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ये दोनों आपस में मिलते हैं। तो अगर कोई पूछे कि सिट्रिक एसिड साइकिल की शुरुआत कहाँ से होती है, तो इट बिगिंस विद कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A विद ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ठीक है। अब ये 4 कार्बन का मॉलिक्यूल और 2 कार्बन का मॉलिक्यूल मिलके कितने कार्बन का मॉलिक्यूल बनाएंगे, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये जो सिट्रेट बना है ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब ये सिट्रेट आगे जाके कन्वर्ट होता है आइसोसिट्रेट में, ये भी 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। अब ये आइसोसिट्रेट से जब अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट बना, जब इस आइसोसिट्रेट से अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट बना तो एक CO2 का रिलीज हो गया, ठीक है, एक CO2 मॉलिक्यूल रिलीज हो गया। अब CO2 का रिलीज होना अभी मैंने आपको बताया था डीकार्बोक्सिलेशन होता है, तो ये रिएक्शन डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। अब 6 कार्बन में से 1 कार्बन मॉलिक्यूल तो CO2 की फॉर्म में बाहर निकल चुका है, तो इसमें अल्फा कीटोग्लूटारेट में कितने कार्बन बचे होंगे, इसमें होंगे 5 कार्बन का मॉलिक्यूल, ठीक है। ये क्वेश्चन एक बार एम्स में पूछा जा चुका है कि सिट्रिक एसिड साइकिल में कौन सा कंपाउंड होता है जो 5 कार्बन का होता है, तो अल्फा कीटोग्लूटारेट, ठीक है। अब ये अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट आगे जाता है और ये सक्सिनाइल कोएंजाइमी में कन्वर्ट होता है। जब ये इसमें कन्वर्ट हो रहा होता है तो 1 कार्बन का फिर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है, CO2 फिर निकल जाता है, तो 5 में से 1 और निकल गया, तो सक्सिनाइल कोएंजाइमी कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है, 4 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब इन दोनों ये दो जो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हो रही थी, इन दोनों में साथ ही साथ CO2 के साथ साथ NADH का भी फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है। अब मैं NADH की काउंटिंग साथ साथ करता चलता हूँ। एक NADH हमने लास्ट रिएक्शन में देखा था जब पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो रहा था, ये दूसरा NADH और ये तीसरा NADH। अभी इनका रोल एनर्जी काउंटिंग में आएगा, कैसे कितनी ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं सक्सिनाइल कोएंजाइम की। ये सक्सिनाइल कोएंजाइम ये 4 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ये सक्सिनेट में कन्वर्ट हुआ, ये भी 4 कार्बन का मॉलिक्यूल, ठीक है। और जब ये सक्सिनेट में कन्वर्ट हुआ तो एक सबस्ट्रेट लेवल ATP का फॉर्मेशन हो गया इसमें, ठीक है। अब ये सक्सिनेट आगे जाके फ्यूमरेट में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। जब ये फ्यूमरेट में कन्वर्ट हुआ तो साथ में FADH2 का भी फॉर्मेशन हुआ। ये फ्यूमरेट ये भी 4 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ये आगे जाके मेलेट में कन्वर्ट हुआ, ये भी 4 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब मेलेट से जब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड वापस से बना तो फिर एक NADH का फॉर्मेशन हो गया, और ये 4 कार्बन का है तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड भी 4 कार्बन का है। देखो जहाँ से हमने बिगनिंग की थी 2 कार्बन का मॉलिक्यूल का कंडेंसेशन हुआ था इसके साथ 4 कार्बन के साथ, और इन्होंने रिजल्टेंट बनाया था 6 कार्बन का, ठीक है। अब देखो एक पहले बन चुका है NADH, दूसरा NADH ये, तीसरा NADH ये, और ये चौथा NADH, ठीक है। तो टोटल अभी तक एक पायरुविक एसिड से 4 NADH का फॉर्मेशन हुआ है और एक ATP का और एक FADH2 का सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर, ठीक है।
ये अभी हम नेट आउटपुट अभी हम जब कैलकुलेट करेंगे तो उसमें इसका रोल आएगा, तब हम कैलकुलेट करेंगे इनको, ठीक है। अब ये सीक्वेंस कैसे याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये कि सीक्वेंस बताइए, सिट्रेट के बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, तो इनका सीक्वेंस क्या है, अभी हम ट्रिक देखेंगे इसकी कि कैसे हमको याद रखना है। और ये जो भी रिएक्शन हो रही है, जैसे सिट्रेट से आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट, हर रिएक्शन को कोई ना कोई एंजाइम कैटालिस करता है, ठीक है। तो वो कैटालिसिस किस एंजाइम के द्वारा हो रहा है, ये अगली स्लाइड में देखते हैं। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब ये अपने पास वो एंजाइम है कि कौन कौन से एंजाइम इस रिएक्शन को कराते हैं। अब एसिटाइल को एंजाइम है, देखो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से मिला, अब सिट्रेट का फॉर्मेशन हुआ। अब ये जो सिट्रेट का फॉर्मेशन हुआ, ये सिट्रेट सिंथेज एंजाइम की प्रेजेंस में हुआ है, ठीक है। अब देखो इसको अलग से याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा है सिट्रेट का सिंथेसिस हो रहा है, इसीलिए एंजाइम का नाम होगा सिट्रेट सिंथेज, ठीक है। सिट्रेट हुआ आइसोसिट्रेट में, ये थोड़ा नाम आपको याद रखना पड़ सकता है, एकोनिटेज, ठीक है। सिट्रेट आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है। अब आइसोसिट्रेट गया अल्फा कीटोग्लूटारेट में। इस रिएक्शन में हमने देखा था कि एक CO2 का रिलीज हो रहा था और एक NADH का फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है। और जब NADH का फॉर्मेशन होगा तो वो डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये आइसोसिट्रेट तो वो रिएक्टेंट हो गया, जिस रिएक्टेंट पे रिएक्शन हुई है, तो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज। जब भी कोई रिएक्शन आपको ऐसी दिखे जिसमें NADH का फॉर्मेशन हो रहा हो और आपको ऐसा कोई याद नहीं हो कि उसमें कौन सा एंजाइम है, तो आप ऐसा ऑप्शन देखना जिसमें वो रिएक्टेंट का नाम हो और उसके नाम के आगे डिहाइड्रोजनेज लगा हो, बस, ठीक है। NADH का अगर रिलीज हो रहा है अगर किसी रिएक्शन में, तो मोस्ट प्रोबेबली उस एंजाइम में डिहाइड्रोजनेज लगा ही मिलेगा, ठीक है। अब अल्फा कीटोग्लूटारेट, ठीक है, अल्फा कीटोग्लूटारेट बन गया। अल्फा कीटोग्लूटारेट सक्सिनाइल कोएंजाइम में जब कन्वर्ट हुआ था, फिर एक NADH का फॉर्मेशन हुआ था, एक और कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हुई थी, तो देखो यहाँ भी वही आ गया, वही रिएक्टेंट का नाम अल्फा कीटोग्लूटारेट और ये आ गया डिहाइड्रोजनेज, ठीक है। वो दो रिएक्शन जहाँ पे NADH का फॉर्मेशन हो रहा था, दोनों में रिएक्टेंट के नाम के आगे डिहाइड्रोजनेज लगाना है। यहाँ तक के नाम याद एंजाइम के, ठीक है। अब सक्सिनाइल को एंजाइम में कन्वर्ट हुआ सक्सीनेट में, ठीक है। और इस एंजाइम का नाम है सक्सीनेट थायोकाइनेज, ठीक है, इसको आप याद रख सकते हो। सक्सीनेट कन्वर्ट हुआ है आगे फ्यूमरेट में, ठीक है। अब जब ये फ्यूमरेट में कन्वर्ट हो रहा था, तब देखो याद करो FADH2 का फॉर्मेशन हो रहा था, FADH2 का फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है। FADH2 आया, तब भी देखो इसमें डिहाइड्रोजनेज आएगा, ये आ गया सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज। अब ये फ्यूमरेट आगे जाके कन्वर्ट हुआ मेलेट में, ठीक है। तो फ्यूमरेज नाम का एंजाइम यूज होता है। एंजाइम देखो रेक्टेंट से ही नाम उसका मैच कर रहा है, फ्यूमरेट है तो वो एंजाइम का नाम है फ्यूमरेज। अब ये मेलेट गया ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में, ठीक है, ऑक्जेलो एसीटेट में, ठीक। अब देखो यहाँ भी NADH का फॉर्मेशन हो रहा था, मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया, NADH का फॉर्मेशन होगा तो डिहाइड्रोजनेज आएगा और उसके आगे रिएक्टेंट का नाम, ठीक है। तो ये रिएक्टेंट का नाम मेलेट और डिहाइड्रोजनेज, ये आपको एंजाइम की सबसे सिंपलेस्ट टेक्निक मैंने बता दी है याद करने की। पहला एंजाइम है सिट्रेट सिंथेज, वो आपको सिट्रेट का सिंथेसिस हो रहा है इसीलिए याद रहेगा। अगला है बस ये याद रखना है आपको, सेकंड स्टेप होता है एकोनिटेज, उसके बाद आइसोसिट्रेट, तो ये यहाँ NADH का फॉर्मेशन हो रहा है तो डिहाइड्रोजनेज लग जाएगा, अगले वाले स्टेप में भी डिहाइड्रोजनेज लग जाएगा। यहाँ FADH का फॉर्मेशन हो रहा था, यहाँ डिहाइड्रोजनेज लग जाएगा, और यहाँ पे NADH का फिर से फॉर्मेशन हो रहा था तो यहाँ डिहाइड्रोजनेज लग जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए क्रेब्स साइकिल की पूरे स्टेप, किससे क्या बना रिएक्टेंट प्रोडक्ट, किस स्टेप में CO2 का रिलीज हो रहा है, किस स्टेप में ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, कहाँ NADH बन रहा है, कहाँ FADH2 बन रहा है, ये हमने देख लिया है, ठीक है। और एंजाइम के नाम भी देख लिए हैं। अब ज़रा एनर्जी कैलकुलेशन की बात कर लेते हैं। तो देखो होता क्या है कि एक जो ATP वो ग्लूकोज जो होता है वो 2 पायरुविक एसिड बना रहा था, सीधी सी बात है, क्योंकि ग्लूकोज में 6 कार्बन के मॉलिक्यूल थे और ये आगे जाके 3 कार्बन का जो मॉलिक्यूल है, पायरुविक एसिड होता है 3 कार्बन का मॉलिक्यूल, तो ये 2 मॉलिक्यूल बना रहा था। अभी अभी हमने देखा है कि एक पायरुविक एसिड से 4 NADH का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। पहला NADH बना था जब वो एसिटाइल को एंजाइम में कन्वर्ट हुआ था, और उसके बाद 3 साइकिल के अंदर अंदर बन गए थे, ठीक है। कैसे बने थे? 3 साइकिल के अंदर पहला, ठीक है, ये हो गया दूसरा और ये हो गया तीसरा, ठीक है, ये रहा तीसरा वाला, ठीक। तो टोटल 4 का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, 4 NADH का फॉर्मेशन हो रहा है। ये हो रहा है एक पायरुविक एसिड से, लेकिन
यहाँ तो एक ग्लूकोज की अगर बात की जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि एक पायरुविक एसिड से कितने NADH बने, तब तो आप 4 बोलोगे। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया गया कि एक ग्लूकोज से कितने NADH बने, तो याद रखना एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बन रहे थे, इसीलिए टोटल एक ग्लूकोज से 8 NADH बनेंगे। ठीक है, टोटल कितने बनेंगे? 8 NADH। एक पायरुविक एसिड से एक ही FADH2 का फॉर्मेशन हो रहा था और एक ही ATP का फॉर्मेशन हो रहा था। ठीक है, तो पायरुविक एसिड की अगर बात करूँगा तो FADH2 और ATP एक ही होंगे। लेकिन अगर जब मैं ग्लूकोज की बात करूँगा तो ये टोटल का मतलब है मैं यहाँ ग्लूकोज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ग्लूकोज के लिए 2 FADH2 और 2 ATP हो जाएंगे। जस्ट अपन को डबल कर देना है। जो पायरुविक एसिड के लिए अपन को याद है ही, हमने जो इस साइकिल में देखा है, अगर ग्लूकोज दे दिया तो उससे जस्ट डबल कर देना है हमको। ठीक है, ये है एनर्जी कैलकुलेशन। ठीक, अब ज़रा हम इसको याद रखने की ट्रिक देख लेते हैं। तो जैसे कि हमने ग्लाइकोलिसिस में सब पूरे प्रोडक्ट के नाम और एंजाइम के नाम कैसे हमने एक सेंटेंस याद कर लिया था, तो उससे हमने याद कर लिए थे, वैसे ही हम यहाँ पे भी हमको वही करना है। हमको वो सेंटेंस याद करना है और सेंटेंस से हम लगभग वो सब नाम याद कर सकते हैं। अब एक सेंटेंस है सिंपल सा, कैन इंटेलिजेंट कपिल सॉल्व सम फॉरेन मर्डर ऑपरेशन। ठीक है, कैन इंटेलिजेंट कपिल सॉल्व सम फॉरेन मर्डर ऑपरेशन। अब देखो, कैन का C डिनोट कर रहा है यहाँ सिट्रेट। ठीक है, तो पहला जो प्रोडक्ट बनेगा इसमें वो बनेगा सिट्रेट। ठीक है, उसके बाद है आई बता रहा है आइसोसिट्रेट, इंटेलिजेंट का आई बता रहा है आइसोसिट्रेट। फिर है कपिल का मतलब है कीटोग्लूटारेट। ठीक है, अब अगला है सॉल्व का S बताएगा सक्सिनाइल को एंजाइम A। फिर है सम, इसके बाद आएगा सक्सिनेट। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, पहले सक्सिनाइल को एंजाइम A आएगा या पहले सक्सिनेट आएगा। फिर आया फॉरेन, तो फॉरेन का आ गया फ्यूमरेट। ठीक है, फिर है मर्डर का आएगा मेलेट। अब ऑपरेशन से आ जाएगा ऑक्जेलो एसिटेट या ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये अपने एक ये ट्रिक है कैसे अपन इसको मेमोराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप सीक्वेंस याद रखना, एक सेंटेंस याद रख लेना, कैन इंटेलिजेंट कपिल सॉल्व सम फॉरेन मर्डर ऑपरेशन। तो जिससे आपको एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की उम्मीद है कि इसका सीक्वेंस बताना है कि इस साइकिल में कौन कौन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किस सीक्वेंस में हो रहा है। ठीक है, तो अब हम ज़रा एक बार यहाँ वो बात कर लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो यहाँ तो ये जनरल फीचर बताए हैं मैंने आपको, ये सब तो आपको थ्योरेटिकल एग्जाम के लिए हैं। ठीक है, सबसे पहला जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है इसका वो होता है कि मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में इसकी लोकेशन होती है। ठीक है, और इसके CO2 के कितने मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे एंजाइम कौन सा यूज होता है, तो ये होता है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है। और कार्बन की काउंटिंग कई बार पूछी जा सकती है। ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है पायरुवेट और ये होता है 2 कार्बन का मॉलिक्यूल। ठीक है, ये रिएक्शन डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है, ये पूछा भी जा चुका है। अब उसके बाद ये पूरा किस रिएक्शन में CO2 का रिलीज हो रहा है, मतलब कि कौन सी रिएक्शन डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, कौन सा 5 कार्बन का मॉलिक्यूल है, कौन सा 4 कार्बन का मॉलिक्यूल है, कौन सा 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, कहाँ NADH बन रहा है, कहाँ ATP बन रहा है, कहाँ FADH2 बन रहा है। ठीक है, और कितने बन रहे हैं, ये सब आपको यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये एंजाइम ये मैंने आपको बता ही दिए हैं, एंजाइम कैसे याद रखने हैं। एंजाइम से कोई सा भी रिएक्शन देकर पूछा जा सकता है कि इस रिएक्शन को किसने कैटालाइज किया था। ठीक है, और ये एनर्जी कैलकुलेशन है। यहाँ आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, एग्जामिनर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज कर सकता है। वो आपको 3-4 पायरुविक एसिड की संख्या दे दे, या ऐसा बोलते कि अगर मैंने 4 ग्लूकोज है मेरे पास, तो मेरे पास सिट्रिक एसिड साइकिल के बाद कितने ATP बनेंगे या कितने NADH बनेंगे। तो आप बस इतना याद रखो, एक पायरुविक एसिड से कितने बनते हैं, अगर एक ग्लूकोज हो जाए तो उसको आपको डबल कर देना है, और जितनी ग्लूकोज की संख्या बढ़ती है उतने ही आपको मल्टीपल उसके कर देने हैं। ठीक है, और ये आपके पास एक सिंपल सी ट्रिक है जहाँ से आप वो प्रोडक्ट कौन कौन से बन रहे हैं इस रिएक्शन में, ठीक है, उन सबको आप याद रख सकते हो। तो यहाँ तक हम देखो कर चुके हैं अपना एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन ख़त्म। ठीक है, अब इसके बाद अब हम आगे के स्टेप देखेंगे कि आगे क्या क्या हो रहा है इस रिएक्शन में। ठीक है, पूरे जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म है उसमें आगे क्या क्या होगा अब। ठीक है, धन्यवाद।